हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चैप्टर कर रहे थे, जो कि पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने कल आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कितने टाइप के हैं, और हमने जो कल वाला टॉपिक शुरू किया था वो था हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण, यानी कि डैश वालों को विदाउट डैश की फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम कर रहे थे। जिसमें हमने केस फर्स्ट किया था। केस फर्स्ट क्या था कि जब कोई फ्रेम जो है वो रेस्ट में हो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, v जीरो है, वेक्टर लगा लेना। तो देखो v जीरो तो हमने क्या निकाला था, उसमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का सदिश निकाला था। तो हमारे पास स्थिति सदिश क्या आया था, r डैश माइनस आर नोट था। ये आर नोट क्या था, दो फ्रेम जब रेस्ट में है, मैंने इस तरीके से दो फ्रेम लिए थे, इनके बीच की डिस्टेंस थी आर नोट, यही थी। और आर क्या था, ये डिस्टेंस थी पी से जहाँ पार्टिकल पड़ा है, ये आर था, और ये क्या था, आर डैश था। ये कर रहे थे। मैंने डैश वाले दो, मतलब एक एस और एक एस डैश, दो फ्रेम लिया था। स्थिति सदिश ये निकाला था, और वेग हमने क्या निकाला था, यही था। क्योंकि आर नोट क्या कांस्टेंट है, दोनों क्या वेग जीरो है, दोनों का वेग जीरो है, तो कोई भी फ्रेम मूव नहीं कर रहा था। तो वेग हमारे पास ये आया था, और त्वरण हमारे पास इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या करने से क्या आ रहा था, ये आ रहा था। यानी कि अगर कोई दो फ्रेम आपस में विरामावस्था में है, रेस्ट में है, उनका वेग जीरो है, तो उस केस में दोनों का ही वेग, ऑब्जर्वर जो है बाहर से भी अगर कोई देख रहा है ना, तो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में उसको वेलोसिटी सेम दिखाई देगी, और एस डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम ही दिखाई देगी, वैसे ही त्वरण दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या केस था, जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हो, विरामावस्था में हो, या फिर उनका वेग क्या हो, जीरो हो। अब हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 कर रहे हैं। सेकंड केस क्या कर रहे हैं, व्हेन फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों कहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो कल मैंने आपको जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या डेफिनेशन में बताया था कि अगर देखो वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो त्वरण प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो निर्देश तंत्र कैसा हो जाएगा, अजड़त्वीय। लेकिन हम अपनी स्टडी किस पे कर रहे हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग फ्रेम लेंगे। When frame is moving with constant velocity, इसका मतलब ये नहीं होता कि दो फ्रेम मूव कर रहे हैं, हम क्या लेते हैं, एक के रिस्पेक्ट कोई दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है। कैसे, मैंने मान लिया कि ये कोई एक फ्रेम ले लिया S, जिसका ओरिजिन मूल बिंदु O है, एक्सेस क्या है, X, Y और Z, यही ले रहे थे। फ्रेम को हम पहले भी ऐसे ही शो कर रहे हैं। दूसरा फ्रेम मैंने ले लिया क्या, S डैश, तो इसके क्या हो जाएंगे एक्सेस, X डैश, Y डैश, Z डैश, S डैश फ्रेम है, ओरिजिन क्या होगा, O डैश। ये तो फिर भी कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में O वाले यानी कि S फ्रेम के रिस्पेक्ट में S डैश v वेग से गति कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मान ली कांस्टेंट, किसी नियत वेग से गति कर रहा है। मतलब अगर किसी एक टाइम पे वो यहाँ पर है, मान लो 1 सेकंड के बाद फ्रेम यहाँ पर है, अगले सेकंड देखेंगे तो फ्रेम थोड़ा आगे मूव करेगा, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब एस डैश जो है उसकी स्थिति क्या है, बार बार चेंज होती जाएगी। ये डिस्टेंस क्या है, मान ली हमने आर टी, मान ली आर के ऊपर वेक्टर आएगा, ठीक है, वो आप लगा लेना। तो देखो अगर टाइम टी क्यों लिखा मैंने, आर टी इसलिए लिखा कि किसी टी टाइम पे इन दोनों के बीच की दूरी आर टी थी, टी टाइम पर ली है फ्रेम, दोनों के फ्रेम के ओरिजिन के बीच में दूरी। अब देखो ये फ्रेम जो है एस डैश है, अगर वो गति कर रहा है तो टी से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टी प्लस डी टी मान लो टाइम होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आर टी जो है चेंज हो जाएगी। ये तो रेस्ट में है, एस वाला फ्रेम तो रेस्ट में ही है, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये पता ही चल रहा है कि ये फ्रेम रेस्ट में लिया है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस में तो बढ़ेगी दोनों के ओरिजिन के बीच में,
तो ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले केस में हमने आर नोट लिया था जब वो दोनों आपस में कांस्टेंट थे, तो उस केस में तो आर नोट था। आर नोट कैसा था, एक कांस्टेंट डिस्टेंस थी जो कि चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अब आर टी जो है चेंज होगा। तो देखो अब क्या पता चला, आर टी चेंज हो रहा है। अब मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट पी पे कोई पार्टिकल पड़ा है। अब मैं देखूं कि मान लिया कि एस से तो जैसे पहले ले रहे थे आर डिस्टेंस पे है, और एस डैश से कैसा ले लिया, आर डैश डिस्टेंस पे, ये लाइन सीधी आएगी ये तो देखो अगर मैं पी के एस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट देखूं तो वो कैसे ले रहे हैं, पहले भी एक्स वाई जेड ले रहे थे, और एस डैश के रिस्पेक्ट में कैसे ले रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये काम तो हमने पहले भी कर रखे हैं। फिर हम क्या कर रहे थे, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, स्थिति सदिश ही देख रहे थे। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा था, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर सम लगाऊं तो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, आर डैश वेक्टर प्लस आर टी के, यही आएगा। हमें क्या करना है, डैश वाले को विदाउट डैश की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो आर डैश को एक साइड ले लिया, आर माइनस आर टी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये पोजीशन होगी। अब हम फिर क्या कर रहे थे, उस वाले टॉपिक में हमने क्या किया, पोजीशन निकालने के बाद वेलोसिटी निकाली थी, वेग सदिश ही निकाला था। तो वेग सदिश देखें तो क्या आएगा, देखो वेग सदिश के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो 1 का अगर मैं अवकलन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यू डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे u आ जाएगा। अब माइनस, देखो अभी आर टी क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एस डैश जो है वो गतिशील है, किसी कांस्टेंट वेग से ही गति कर रहा है। इसका मतलब आर टी जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है। अगर आर टी बदल रहा है तो उसका कोई अवकलन भी करेंगे तो वो भी कुछ आएगा। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन आर टी का तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब वेग कुछ कम हुआ दिखाई दे देगा, वेग इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब वेग जो है, अगर कोई फ्रेम, अगर कोई ऑब्जर्वर एस डैश पार्टिकल का वेग देख रहा है, एस से देख रहा है तो उसे यू ही दिखेगा, लेकिन अगर एस डैश के रिस्पेक्ट देख रहा है तो उसको वेग जो है वो कुछ घटा हुआ दिखाई देगा या चेंज दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन उस वाले केस में यहाँ पर 0 था, जब दोनों कांस्टेंट थे तो वेलोसिटी भी अनचेंज दिखाई दे रही थी। अब देखो क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन वेक्टर ही निकालना है, तो त्वरण सदिश देखो क्या हो जाएगा, बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। तो देखो अगर मैं 2 का अवकलन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, u डैश का तो a डैश, u का क्या आ जाएगा a। अगर आपको दिखाना है तो इस इक्वेशन को इस तरीके से दिखा देना, d r डैश ओवर में dt इक्वल्स टू d ओवर में dt r माइनस आर टी, इस तरीके से शो चाहे आप कर देना। मैंने तो सिर्फ एक स्टेप कम करने के लिए यहाँ पर सीधा लिख दिया। आप अगर इस तरीके से यहाँ पर पहले शो करना चाहो तो कर सकते हो, फिर इसको खोल के लिख देना डी आर ओवर में डी टी माइनस डी आर ओवर में डी आर, सॉरी डी ओवर में डी टी आर टी के रिस्पेक्ट जब कर रहे हैं, फिर इसको ये लाइन लिखना चाहो तो भी वो आपकी मर्जी है। ये अंडरस्टूड थी, इसलिए मैंने लिखी नहीं ये वाली लाइन, ठीक है। तो देखो त्वरण, अब देखो v, मैंने यहाँ पर v क्यों लिखा था, क्योंकि ये v के साथ में तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो डिफरेंशिएशन करने पर वही वेग आएगा जो हमने लिया था। तो देखो ये वेग हमने कैसा लिया है, कांस्टेंट वेग लिया है। इसका मतलब अगर मैं इस v का, यहाँ पर देखो मैंने v कांस्टेंट लिखा है, इस v का अवकलन करती हूँ तो यहाँ पर 0 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, a डैश किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, तो वेग जो है वो तो परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा किसी ऑब्जर्वर को, लेकिन त्वरण तो समान ही दिखाई देगा। कल जो हमने किया था, हमने v0 लिया था, उस केस में क्या हुआ, आर टी की जगह मैंने आर नोट लिख दिया था, और आर नोट कैसी थी, एक कांस्टेंट डिस्टेंस थी। जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो इसका अवकलन कैसा आया था, 0 आया था। अगर इसका अवकलन 0 आया था तो यहाँ पर v की जगह कैसा हमने 0 पुट किया था। कल वाले में बस एक यही डिफरेंस था कि यहाँ पर ये 0 नहीं आया था, मतलब वेग और त्वरण दोनों समान दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज वाले में वेग से गति कर रहा है किसी कांस्टेंट वेग से, तो वेग और त्वरण जो है वो इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करते हैं
हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इसी में ही आएगा कि अगर कोई मान लो 2D में फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एंगल पर है तो क्या होगा। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कोण पर झुका होगा, व्हेन अ फ्रेम इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल, और फिर हम उसके दो पार्ट लेंगे, एक 2D में एक 3D में। 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस या कोई दो एक्सिस ऐसे होंगे जो किसी कोण पर झुके होंगे, और 3D में जब हम करेंगे 3D का केस तो उसमें हम क्या लेंगे कि तीनों एक्सिस किसी एंगल पर झुके हुए हैं। तब पी पार्टिकल की जो हम पी पे कोई पार्टिकल है उसके जो हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं उनमें क्या चेंज होगा। तो हम अपना केस करते हैं जब तंत्र किसी कोण पर झुका होगा। हमने केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेंगे अभी। जब फ्रेम किसी कोण पर झुका होगा, when frame is inclined at any angle, तो इसमें हमारा दो केस हो सकता है। पहला हम ले लेते हैं 2D यानी कि 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, जब कोई दो एक्सिस किसी एंगल पर झुके हुए हैं। तो देखो मैंने क्या कर दिया, एंगल पर झुके होने के लिए ओरिजिन सेम होना चाहिए। ये जेड आप दिखाना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, ना दिखाना चाहो तो भी आप ही की मर्जी है। तो मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से ले लिया कोई फ्रेम, ये तो ले लिया फ्रेम एस जिसका क्या है एक्स वाई और जेड एक्सिस, और ये मैंने ले लिया एस डैश। अगर एंगल पर झुका होना चाहिए, थीटा एंगल मान लिया मैंने, तो ओरिजिन तो दोनों के सेम ही होंगे और डैश के असंपाती ही होंगे। ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, यहीं पे होगा जेड डैश। ये जेड देखो आपकी मर्जी है, 2D में दिखा रही हूँ इसीलिए मैंने इसका एंगल नहीं दिखाया। जब हम 3D करेंगे तो ये भी किसी एंगल पर होगा। तो देखो इस केस में मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P पे कोई पार्टिकल पड़ा है। अगर मैं देख रही हूँ S, इसको एक बार थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसको एक मिनट थोड़ा सा बड़ा मुझे शो करना है इसलिए मैंने एक बार इसको कम किया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई पॉइंट P ले लिया, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट P की S के रिस्पेक्ट निर्देशांक देखूं, कल की स्थिति देखूं, तो वो क्या आएगा एक्स वाई जेड। जेड को आप चाहे मत शो करो क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास x में देखूं तो वो क्या आ जाएगा, ये हो सकती है x डिस्टेंस, ये हमारी y होगी। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ A और B, यानी कि हमारे पास क्या आया कि OA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू x, यही आया। अगर मैं फ्रेम S की बात कर रही हूँ, S की, S डैश की, तो देखो हमारे पास मैंने लिया इसके निर्देशांक, इसकी स्थिति ली x y z। तो मेरे पास क्या है, OA और OB इक्वल होंगे, सॉरी OA और PB, इसकी वैल्यू क्या आएगी x। वैसे ही अगर मैं देखूं तो OB किसके इक्वल होगा, PA के, जिसकी वैल्यू क्या आएगी y, यही होगी। 2D की बात कर रही हूँ इसीलिए मैंने z को लिया नहीं, इसको दे दिया इक्वेशन 1। यहाँ पे आप z मत भी लिखो, ना लिखो तो भी आप ही की मर्जी है। देखो फिर देखो अभी अगर मैं देखूं इस वाले के S डैश के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लेते हैं x डैश y डैश z डैश। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई यहाँ पर तो कोई x डैश है, ठीक है, वैसे ही इधर कोई y डैश है। तो इसको मैंने दे दिया D और इसको मैं दे देती हूँ E। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को कि फ्रेम S डैश के लिए क्या मुझे मिला कि देखो OD किसके इक्वल होगा, PE के इक्वल हो जाएगा। OD इक्वल्स टू PE किसके इक्वल हो जाएगा, x डैश के। अगर मैं सिमिलरली y डैश देखूं तो क्या आएगा, OE इक्वल्स टू PD।
तो ओ ई इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू वाई डैश। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है जो आपको पता भी चल गई होगी कि मैंने ये इक्वल क्यों लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उससे पहले यहाँ पर एक 2D का कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक चीज बनानी पड़ेगी। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक एंगल जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ इस पी एफ के ऊपर। देखो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसको मैं पहले नाम दे देती हूँ एफ। इसका रीजन क्या है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर पे ही कट करेगा, तो इसको मैं दे देती हूँ जी, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है पी ए, वो किसके समांतर है, ओ बी के। वैसे ही ओ एफ किसके समांतर है, ओ ई के। दो समांतर लाइनों के बीच में ये एंगल थीटा, तो ये भी ऑटोमेटिकली थीटा होगा। इसीलिए थीटा एंगल पर एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जो कि क्या था, ए एफ। किसके ऊपर ड्रॉ करा मैंने, पी ई के। तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, आपको पता होगा कि ये परपेंडिकुलर है, समकोण पर ही काटेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये एंगल 90 है, तो नीचे वाला भी 90 ही होगा। और मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल लेती हूँ। ट्रायंगल, मैंने दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक तो ओ जी ए और एक क्या बन रहा है, ए एफ पी। ये दो बन रहे हैं, तो पहले मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ। ये डिस्टेंस देखो एक्स है, तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया। ये डिस्टेंस वाई बन रही है, मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया। तो मैं अभी ये परपेंडिकुलर ले रही हूँ। देखो मैंने ट्रायंगल लिया कौन सा, पहले ओ ए जी। तो ओ ए जी से आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पता ही होगी, साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं। तो मैं साइन थीटा लगाती हूँ। देखो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो साइन थीटा देखो क्या आएगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस करण। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ए जी ओवर में ओ ए, यही आएगा साइन थीटा। ये ओ है और ओ ए की हमारे पास वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आई है, एक्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए जी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। मैंने ये यहाँ पर एंगल क्यों लिया, इसका आपको आगे पता चलेगा कि मैं इनकी वैल्यू क्यों निकाल रही हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं सिंपल देखूँ, मुझे वाई डैश की वैल्यू निकालने के लिए या फिर इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, इसीलिए इनका यूज करी हूँ, वो आगे यूज होगी। तो ये हमारे पास आ गई ए जी की वैल्यू। वैसे ही अगर मैं देखूँ इसी के ऊपर cos थीटा निकालूं इसी ट्रायंगल से, तो cos थीटा देखो क्या आएगा, ओ जी ओवर में ए जी, यही आएगा। बेस ओवर में हाइपोटेनियस होता है, आधार बटा करण, ओ जी ओवर में एक्स, यही आएगा। तो देखो हमारे पास, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इधर ओ ए आएगा ना इधर। तो देखो यहाँ से क्या आया, ओ जी की वैल्यू क्या आई, एक्स cos थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इतना आपको क्लियर होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का वो एक समकोण त्रिभुज पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली एक्स cos थीटा और एक्स साइन थीटा। अब हम देखते हैं ट्रायंगल। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए पी एफ, इस वाले को यूज करते हैं। ये ट्रायंगल मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ कि क्या बना था, ऐसा ही बना था कुछ, ए पी एफ, ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ये थीटा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये मेरे पास वाई था, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लगाऊँ तो देखो साइन थीटा क्या आएगा, पी एफ ओवर में देखो साइन थीटा लगा रही हूँ तो क्या आएगा, पी एफ ओवर में। देखो यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो 90 एंगल इधर बनेगा ना। तो देखो अगर ये 90 है तो करण क्या हो जाएगा इसका, पी ए हो जाएगा, यानी कि पी एफ ओवर में वाई। तो पी एफ की वैल्यू क्या आई, वाई साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 1 2 3 4 उधर दे रखे हैं। सिमिलरली cos थीटा निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, ए एफ ओवर में पी ए,
AF ओवर में y। तो यहाँ से क्या निकला, AF की वैल्यू क्या आई, y cos थीटा। इक्वेशन नंबर 6 सिंपल मैंने यहाँ पर यूज किया, इधर पर ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो यहाँ से देखो, अगर मैं देखो क्या कर रही हूँ अभी, मुझे क्या चाहिए, PF PE की वैल्यू चाहिए। हम यही कर रहे थे, x डैश और y डैश निकाल रहे थे। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर मैं y डैश देखूँ तो y डैश क्या है मेरे पास, PE। अगर मैं x डैश देखूँ तो वो मेरे पास क्या है, OD। यही है, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। देखो मैं y डैश को एक और चीज लिख सकती हूँ, वो क्या लिख सकती हूँ, PF प्लस FE लिख सकती हूँ, PF प्लस FE लिख सकती हूँ ना। देखो इन दोनों का सम PE के इक्वल आएगा। अब देखो EF जो है वो ऑलमोस्ट OG के इक्वल आएगा। ये मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये एंगल जो है ये थोड़ा सा इससे बड़ा होने के कारण ये आपको लाइन बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि थीटा सेम होने से ये दोनों जो है OG और EF जो है वो सेम होगा। देखो मैंने ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया इसके कंपैरिजन, इसके कारण ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, PF प्लस OG कर सकती हूँ मैं ये y डैश को। अगर मैं ये लिख सकती हूँ तो OG की तो देखो हमारे पास एक वैल्यू आई हुई है, यही रीजन था कि मैंने इनकी वैल्यूज निकाली थी। मतलब क्या हुआ, मैं y डैश को क्या लिख सकती हूँ, PF प्लस OG। देखो तो ज्यामिति से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम फिगर लिख दो या डायग्राम लिख देना। फिगर से मुझे क्या पता चला कि y डैश किसके इक्वल है, PF प्लस EF के, जो कि किसके इक्वल है, PF प्लस OG के। और हमारे पास इक्वेशन 4 में OG की वैल्यू पड़ी है। देखो क्या वैल्यू पड़ी है इक्वेशन 4 में, x cos थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ y डैश इक्वल्स टू, और PF की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 5 में पड़ी है, तो यहाँ लिख सकती हूँ बाय इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 से मुझे y डैश की वैल्यू निकली, वो क्या था, y sin थीटा प्लस x cos थीटा। देखो OG की वैल्यू क्या है, x cos थीटा है, मैंने वो पुट करी और PF की वैल्यू लिख दी। y डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आई अभी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसको एक बार दे दो इक्वेशन नंबर 7 ही पड़ी है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, x डैश चाहिए। हम x डैश y डैश ही निकाल रहे थे, वैसे ही मुझे x डैश चाहिए। तो देखो x डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो x डैश क्या है मेरे पास, OG, यही है OD है। देखो x डैश तो इतना है ना, d तक, OD है। OD को मैं क्या लिख सकती हूँ, OG प्लस DG। DG भी तो PF के इक्वल ही होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, OG प्लस PF, ये लिख सकती हूँ। तो देखो एक सेकंड, देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी। वो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर y डैश लिखा है, y डैश को मैंने क्या लिखा है, PF प्लस EF। जबकि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो PE जो है, यही मैंने y डैश लिखा था, जबकि ये तो x डैश बन रहा है ना। देखो x एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि x डैश की वैल्यू क्या आएगी, PE, जो कि क्या आएगी, PF प्लस OG। ये देखो ये x डैश ही है, मैंने गलती से उधर उसको y डैश लिख दिया। तो बस सिंपली वहां पर जहाँ पे मैंने y डैश लिख दिया ना, वहां पे x डैश करना है। तो ये हुआ x डैश, x डैश, x डैश। ये डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है ना कि ये x डैश ही है। तो देखो अब हमें y डैश की वैल्यू चाहिए, तो y डैश देखो यहाँ से क्या आएगा, y डैश मेरे पास क्या आएगा, y डैश को मैं OE लिख सकती हूँ। y डैश जो है वो OE लिखा जा सकता है। OE ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, इस वाली लाइन के इक्वल है, GF के, इसी के इक्वल है। तो देखो GF को मैं कैसे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, GF को AF माइनस AG। अगर मैं ये लिखूं तो मेरे पास इतनी सी लाइन आ जाएगी। इतनी लाइन
क्या है हमारे पास y डैश है ना। अगर मैं इस पूरी वाली में से ये वाला घटा दूं तो मेरे पास y डैश बच जाएगा। वो देखो एक छोटी सी गलती हो गई थी जहाँ मैंने इसको y डैश बोल दिया था, जबकि ये तो x डैश है ना, y डैश तो ये है ना। तो देखो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, AF माइनस AG, AF माइनस AG। AG की वैल्यू आपके पास पड़ी है x साइन थीटा, और AG की वैल्यू, AF की मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। तो देखो y डैश को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर AF माइनस AG। इस वो वाले डायग्राम से देखो AF माइनस AG। तो देखो बाय इक्वेशन 3 and 6, थर्ड और 6 में इसकी वैल्यू पड़ी है। देखो थर्ड में मेरे पास AG की वैल्यू पड़ी है, वो क्या है, x साइन थीटा। तो y डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस में AG की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है, x साइन थीटा, और AF की वैल्यू इक्वेशन 6 में क्या पड़ी है, y cos थीटा। यही वैल्यू है। तो देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर, चलो एक बार रहने दो। अब आपको एक बेसिक पता होगा, देखो इधर मैंने देखो y डैश को आप एक और तरीके से भी देख रहे हो, मैंने इधर भी y डैश को OE इक्वल्स टू PD इक्वल्स टू y डैश लिखा था। वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसमें मैंने x डैश को मैंने गलती से y डैश बोल दिया था, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको इक्वेशन 8 दे दो। तो देखो मैं एक बार इक्वेशन 7 और 8 नोट कर रही हूँ। x डैश मेरे पास क्या आया है, इक्वेशन 7 क्या है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डैश मेरे पास क्या आया है, y cos थीटा माइनस f साइन थीटा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये वाला क्वाड्रेंट वाला तो पता होगा ना, फर्स्ट सेकंड, ये आपने पढ़ा होगा ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ पर आता है और पॉजिटिव, यहाँ पर आता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन एंड कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस एंड सेक पॉजिटिव। ये आपने पढ़ा होगा। इसका नॉलेज तो आपको है ही है ना। ये होता है 0 और 360, ये 90, ये 270, सॉरी 180, और ये 270 होता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि 90 में से प्लस माइनस थीटा करते हो, और 270 में प्लस माइनस थीटा करते हो, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, और कोट टेन में, और सेक कोसेक में, एंड वाइस वर्सा ऐसे चेंज होते हैं। ये आपको पता होगा। और 360 और 180 में चेंज नहीं होता। तो देखो मुझे क्या करना है, इस वाले पूरे को कोस की टर्म में लेके आना है। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकती हूँ। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है इस वाली चीज का, क्वाड्रेंट का, तो आपको इसका भी नॉलेज होगा कि कोस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो देखो कैसे, कोस 90 माइनस 90 में से घटाया तो यहाँ पर आ गया। इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, और 90 में से घट रहा है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं x डैश को क्या लिख सकती हूँ, x cos थीटा प्लस y cos थीटा। cos में 90 जोड़ा है घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, सीधा लिख सकती हूँ। और सिमिलरली y डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, y cos थीटा प्लस x cos थीटा। क्योंकि देखो अगर मैं cos 90 प्लस थीटा करती हूँ, 90 प्लस करा तो देखो क्या हो जाएगा, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू कैसी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो देखो y डैश की वैल्यू सिंपल, आपको क्वाड्रेंट फैक्टर पता है ना, तो आप सीधा कर सकते हो कि कोस को साइन में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, x की क्या आई, x cos थीटा प्लस y cos थीटा। तो इस वाली इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x cos x डैश ओ x प्लस y cos x डैश ओ y। और y डैश को क्या लिख सकते हैं, x cos y डैश ओ y, सॉरी x
प्लस वाई कॉस वाई डैश वाई। ये कैसे लिख सकते हैं? देखो मैंने क्या किया, थीटा को क्या लिख दिया, एक्स डैश ओ एक्स, ये बन रहा है, और 90 में से जब माइनस करा था तो एक्स डैश ओ वाई बन रहा था। अगर आपको ये नहीं पता चला तो सिंपली देखो, पहला आपको पता चल गया ना, उसके हिसाब से आप सिंपल भी पुट कर सकते हो और दूसरी इक्वेशन को सिमिलरली लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 2D के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। 2D के लिए क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। 2D के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखो, मैंने इसको यूं लिख दिया नीचे वाले लाइन में, एक्स कोस थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ठीक है, और वहां से ये सीधा एंगल पुट करा है। ये वाली लाइन अगर आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ये भी 2D के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। तो कल वाले लेक्चर में हम करेंगे 3D के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।